नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 जुलाई 2022 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। देखो, सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगता हूँ कि आज लेट हो गए हम डिस्कशन में। एक्चुअली किसी चीज़ में मैं फंस गया, मैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। दिल्ली में आज बहुत तेज़ बारिश भी आ रही है, तो सॉरी लेट होने के लिए। आज हिंदू में तो एक ही इशू है इम्पोर्टेंट, मंकी पॉक्स का। काफ़ी समय से आपने इस खबर के बारे में सुना होगा कि इंडिया में केरल में पहला केस मिला है मंकी पॉक्स का। हम 2-3 आर्टिकल्स को कंपाइल करेंगे। तमिलनाडु के एक पॉलिटिशियन हैं ए राजा, उन्होंने काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी द्रविड़ नाडु से संबंधित, मतलब इनडायरेक्टली द्रविड़ नाडु से संबंधित। तो इतिहास क्या है द्रविड़ नाडु की मांग को लेके, क्यों तमिलनाडु में आइडेंटिटी एक इमोशनल इशू है, सब कुछ डिटेल से हम डिस्कस करेंगे 2-3 आर्टिकल्स को कंपाइल करके। 2 आर्टिकल्स तो इंडियन एक्सप्रेस के हैं, एक आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का है। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले ना एक वीडियो देखिए आप। नहीं रोते यार, क्यों रो रहे हो तुम लोग? चीज नहीं हो रही। चलो चलो, मैं लेके आऊंगा, पक्का लेके आऊंगा, पक्का आऊंगा, पक्का कह के जा रहा हूँ, 100% आऊंगा, मैं लेके आऊंगा ना। चलो बहुत देख ली वीडियो आपने, शायद अभी से पहले आपने देख लिया होगा इस वीडियो को। तो इस वीडियो में क्या है, ये टीचर हैं, बीच में इनकी ट्रांसफ़र हो गई और बच्चे जो है ना वो इनको जाने नहीं देना चाहते, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं इनके साथ में, रोने लगे कि अब ये टीचर हमें नहीं पढ़ाएंगे। मैं ये सोच रहा था कि देखो कितना बढ़िया ढंग से इन्होंने, टीचर ने बच्चों के साथ में कनेक्ट इस्टाब्लिश किया होगा कि बच्चे इन्हें इतना ज़्यादा प्यार करने लगे। आज के समय में देखो ऐसे ही टीचर्स की आवश्यकता है। एक्सप्लेन तो कोई भी कर देता है, एक्सप्लेन तो देखो मैं ही कर देता हूँ, लेकिन जो महान टीचर्स हैं ना उनकी देखो वास्तव में आज के समय में हमारे देश को आवश्यकता है। लोग टीचर के प्रोफेशन को देखो कैसे लेते हैं, कुछ नहीं हुआ तो टीचर बन जाते हैं। क्या बचपन में कोई सोच के चलता है कि मुझे बड़ा होकर टीचर बनना है? नहीं चलता। हर कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन ये कहने वाले लोग आपको, ये कहने वाले बच्चे आपको बहुत कम मिलेंगे कि मुझे आगे जाके टीचर बनना है। देखो यूं कहा जाता है बच्चे जो है ना कल का भविष्य है, लेकिन बच्चे तो गीली मिट्टी के समान होते हैं। गीली मिट्टी को एक बर्तन का आकार कौन देता है? अच्छे टीचर्स। तो हमारा कल कैसा होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे देश के टीचर्स कैसे हैं। लेकिन टीचर्स टीचिंग को प्रोफेशन के तौर पे, मतलब सिर्फ काम के तौर पे लेते हैं कि हाँ 2 कब बजे, अरे घर जाएं, बच्चे दिमाग खा रहे हैं। तो फिर देखो क्या बोलूँ, आप समझदार हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल द्रविड़ नाडु की मांग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के रीजनलिज्म टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या स्टेटमेंट है, मतलब कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट देखो, ए राजा डीएमके पार्टी के लीडर हैं। इन्होंने ना एक स्पीच दी। स्पीच में कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री मोदी से कि तमिलनाडु को आप ऑटोनॉमी दीजिए, ज़्यादा पावर्स दीजिए, मजबूर मत कीजिए हमें कि हम अलग से देश की मांग करें। उन्होंने ये भी बोला कि मेरी पार्टी के सारे लीडर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर स्टेज पर हैं, तो इस मंच पर मैं कहना चाहता हूं हमारी पार्टी यानी डीएमके ने इंडिया को स्वीकार किया, इंडिया की डेमोक्रेसी को स्वीकार किया। हमारी पार्टी अभी चल रही है अन्नादुराई के पद चिन्हों पर, लेकिन हमें मजबूर मत कीजिए कि हम पेरियार के पद चिन्हों पर चलें। यह स्टेटमेंट थोड़ी आपको शायद समझ में नहीं आई होगी, लेकिन इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी कि क्या बोलना चाहते हैं ए राजा, कि हम अभी सीएन अन्नादुराई की अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? और जब वो बोलते हैं कि पेरियार की अप्रोच फॉलो करने के लिए मजबूर मत कीजिए, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल बेसिक्स से शुरुआत करते हैं डिस्कस करना। देखो, आज़ादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस पर एक आरोप यह लगा करता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज़्यादातर जो लीडर्स हैं ना वो ब्राह्मिन्स हैं, मतलब ब्राह्मिन्स डोमिनेटेड पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उस समय ना तमिलनाडु में ब्राह्मिन्स की पॉपुलेशन कम थी। आज का तमिलनाडु, उस समय का मद्रास, वहां पर ब्राह्मिन्स की पॉपुलेशन कम थी, लेकिन पब्लिक ऑफिसेस में ज़्यादा ब्राह्मिन्स थे। तो ना एक मूवमेंट चली थी, एंटी ब्राह्मणिज्म मूवमेंट। इस मूवमेंट में डिमांड किया जा रहा था सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए,
यानी कि सभी कास्ट को बराबर ट्रीट किया जाए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, प्रोविंसेस को यानी राज्यों को ज़्यादा पावर्स दी जाए। 1921 में जस्टिस पार्टी मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने इस मूवमेंट का समर्थन किया। इसके बाद 1925 में पेरियार ने अलग से एक मूवमेंट चलाई, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। उन्होंने ये मूवमेंट चलाई थी डिप्रेस्ड क्लासेस की रिस्पेक्ट को रिवाइव करने के लिए। मेनली देखो वो हिंदू ऑर्डर के अगेंस्ट थे। उस समय आपको पता है कास्टिज्म काफ़ी ज़्यादा हावी था और कुछ कास्ट के साथ में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिसके खिलाफ अंबेडकर ने भी लड़ाई लड़ी। तो इनका मकसद ये था इस मूवमेंट में ऐसे समाज का निर्माण किया जाए, ऐसी सोसाइटी का निर्माण किया जाए जिसमें कास्ट, गोड़, धर्म सब कुछ ना हो। ये थी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इसके बाद 1938 में क्या हुआ, जस्टिस पार्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट दोनों एक साथ आ गई। दोनों ने एक पार्टी बनाई। नई पार्टी का नाम था द्रविड़ काजगम। यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करना चाहता हूं मैं। द्रविड़ नाडु एक पॉलिटिकल आइडिया, मतलब अलग से एक देश बना जाए जिसका नाम हो द्रविड़ नाडु। ये आइडिया सबसे पहले फ्लोट किया गया था पेरियार ईवी रामास्वामी के द्वारा, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। इन्होंने स्लोगन दिया तमिलनाडु फॉर तमिल्स। 1938 में उन्होंने ये स्लोगन दिया था जब पूरे भारत में ये रूल आने वाला था कि सबको मैंडेटरी यानी कंपल्सरीली हिंदी सीखनी है। तब उन्होंने ये आइडिया दिया था तमिलनाडु फॉर तमिल्स। शुरुआत में देखो डिमांड थी सिर्फ तमिल स्पीकिंग रीजन के लिए, लेकिन बाद में इस डिमांड को एक्सपेंड कर दिया गया। मतलब अलग से जो देश बनाया जाए ना द्रविड़ नाडु, उसमें ना सिर्फ तमिलियंस हों बल्कि दूसरे साउथ इंडिया की भाषा बोलने वाले लोग, जैसे आंध्र प्रदेश के लोग, तेलंगाना के लोग, केरला, कर्नाटक के लोग, कह सकते हो तेलुगु बोलने वाले, कन्नड़ बोलने वाले और मलयालम वाले बोलने वाले लोगों के लिए और तमिल बोलने वाले लोगों के लिए अलग से एक देश बनाया जाए जिसका नाम हो द्रविड़ नाडु, जिन्हें कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे साउथ इंडिया, डेक्कन फेडरेशन या फिर दक्षिण पथ। आप ये मैप देखिए द्रविड़ नाडु का। देखो अलग अलग टाइम पीरियड में जो मांग थी ना द्रविड़ नाडु को लेके वो अलग अलग थी। किसी समय में ये भी मांग की गई थी कि हमें इंडिया से अलग होना है, पेरियार के द्वारा ये मांग की गई थी। और एक ऐसा भी समय आया जब बोला गया कि हमें इंडिया से अलग नहीं होना है बल्कि हमें ज़्यादा ऑटोनमी चाहिए, ज़्यादा पावर्स चाहिए अपने आप को गवर्न करने के लिए। मैं आपको थोड़े से फेसेस बता देता हूँ। देखो जब देश आज़ाद हुआ था उस समय मांग थी, पेरियार की मांग थी कि अलग से देश बनाया जाए द्रविड़ नाडु की फॉर्म में। उस समय यह भी मांग थी। उस समय देखो मद्रास में सिर्फ तमिल बोलने वाले लोग नहीं थे। उस समय के मद्रास प्रोविंस में कुछ हिस्सा केरल का, कुछ हिस्सा आंध्रा का और कुछ हिस्सा कर्नाटक का भी था। बट इसके बाद पता क्या हुआ, 1956 में ना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया। भाषा के आधार पर कई सारे अलग अलग राज्य बने। तमिल बोलने वालों के लिए राज्य बना तमिलनाडु, कन्नड़ बोलने वालों के लिए बना कौन सा, पहले मैसूर हुआ करता था, बना कर्नाटक। उसी प्रकार से केरला बना और आंध्रा बना। आंध्रा तो 1953 में जो आपने पढ़ा होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की बुक में, सिरीमल्लू जो एक लीडर थे उन्होंने फास्ट किया था, 53 डेज तक उनकी डेथ हो गई थी और काफ़ी दंगे हुए थे। उसके बाद फिर नेहरू को मजबूर होना पड़ा था, उन्होंने आंध्रा की मांग को स्वीकार कर लिया था और उसी के बाद तो फिर ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। तो इससे हुआ क्या, इससे देखो ये हुआ, इनकी जो मांग थी ना कि अलग से द्रविड़ नाडु का निर्माण किया जाए, चूंकि कर्नाटक बन गया था, केरला बन गया था, आंध्रा बन गया था, ये अलग अलग राज्य बन गए थे। तो इन्होंने बोला एक प्रकार से कि हमें कोई लेना देना नहीं है अलग से द्रविड़ नाडु की मांग को लेके। तो पहले जो मांग जिसका थोड़ा बहुत तो एक्सेप्टेबिलिटी थी, बहुत कम थी लेकिन थोड़ी बहुत तो थी दूसरी भाषा बोलने वाले रीजन्स में भी, तो वो बाकी राज्यों से वो एक्सेप्टेंस खत्म हो गया द्रविड़ नाडु की मांग को लेके। कर्नाटक वालों ने बोलना स्टार्ट कर दिया ये हमारा द्रविड़ नाडु से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ तमिलियंस की मूवमेंट है। सभी तमिलियंस की नहीं, मतलब जो भी लोग इंटरेस्टेड थे इस द्रविड़ नाडु के कंसेप्ट में।
उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद 1962 में युद्ध स्टार्ट हो गया इंडिया चाइना का। अब देखो इस युद्ध में ना अन्नादुराई जो फॉलोअर थे हालांकि पेरियार के, जिन्होंने बाद में अलग से पार्टी स्टैब्लिश की डीएमके, जिसकी अभी सरकार है तमिलनाडु में और स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, और जिसके लीडर हैं ए राजा, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया जिसका कंटेक्स्ट हमने शुरुआत में डिस्कस किया। तो अन्नादुराई ने ना इंडिया का ही साथ दिया, इंडिया का ही साथ दिया। इसको आप दूसरे सेंस में मत लीजिएगा क्योंकि तमिलनाडु था तो इंडिया का पार्ट ही ना। कहने का मतलब ये है उन्होंने इंडिया के आइडिया में विश्वास जताया और उस समय द्रविड़ नाडु की मांग पर ज़्यादा फोकस नहीं किया और इंडिया से अलग होने की ज़्यादा कोशिश नहीं की। तो कुछ जानकार ये बोलते हैं कि अन्नादुराई को ना डर लग रहा था कि उनके ऊपर ना ट्रीजन यानी गद्दारी के, देशद्रोह के आरोप लग जाएंगे अगर अब इस समय उन्होंने ऐसा किया तो। एक रामचंद्र गुहा की बुक है उसमें लिखा आता है कि उस समय जो युद्ध हुए थे ना चाइना के साथ में और पाकिस्तान के साथ में, उस समय ना पूरा देश एकजुट हो गया। वैसे काफ़ी सिसेशनिस्ट मूवमेंट चल रही थी देश में, लेकिन मुश्किल की स्थिति में ना एक फ़ायदा ये हुआ, वैसे तो युद्ध हार गए थे हम, चाइना वाला तो, पाकिस्तान वाला जीत गए थे। तो एक चाइना के युद्ध का फ़ायदा ये हुआ पूरा देश एकजुट हो गया। पहले जो थोड़ी बहुत लोग इंडिया से अलग होने की कोशिश करते थे, मतलब चाहते थे जैसे द्रविड़ नाडु के रूप में अलग से देश बनाया जाए, वो सारी मूवमेंट्स ख़त्म हो गई उस युद्ध की वजह से। उस युद्ध ने पूरे देश को एक माला की तरह, मतलब जैसे मोती माला में जुड़े होते हैं ना, उसी प्रकार से विभिन्न रीजन्स को एक माला की तरह इंडिया में जोड़ दिया। यूनिटी बहुत अच्छी देखने को मिली थी उस समय देश में। तो उसके बाद तो देखो फिर ये मांग बाद में ज़्यादा उठी नहीं आज़ाद भारत में। 1980s में बेशक एक छोटा सा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था, तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी। जब इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी श्रीलंका में, उसके अगेंस्ट, उस फैसले के अगेंस्ट ये छोटा सा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना था, लेकिन कुछ खास रिस्पॉन्स मिला नहीं। तो ये तो देखो हमने पूरी कहानी डिस्कस कर ली द्रविड़ नाडु की मांग को लेके। अब आते हैं फैक्टर्स की तरफ, मतलब कि कौन से ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से अलग से देश की मांग की जाती है। मतलब अलग से देश की मांग क्यों करते हैं लोग, क्या मजा आता है उन्हें। सबसे पहला है लिंग्विस्टिक फैक्टर। हिंदी को कॉमन लैंग्वेज बनाया जाए पूरे देश की, ये बात ना तो तमिल लोगों को पहले पसंद थी आज़ादी से पहले और ना ही आज पसंद है। हिंदी के अगेंस्ट तो तमिलनाडु में राइट्स भी हो गए थे, एंटी हिंदी राइट्स। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की एक वीडियो पड़ी होगी ओनली इसके चैनल में, जिसमें मैंने डिस्कस किया था लैंग्वेज मूवमेंट। तो पेरियार नहीं चाहते थे कि हिंदी को कॉमन लैंग्वेज बनाया जाए। उनको लगता था ये एक प्रकार से ना कोशिश है कि तमिल लोगों को नॉर्थ इंडियंस के सामने झुकाया जाए। दूसरा फैक्टर पॉलिटिकल फैक्टर, स्टेट ऑटोनॉमी। देखो तमिलनाडु में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के टॉप पॉलिटिकल एजेंडा में शामिल रहा है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो AIDMK हो या फिर DMK हो, ये तो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और बहुत सारी हैं जैसे PMK हैं, सभी मांग करती रही हैं कि हम स्टेट ऑटोनॉमी की मांग को उठाएंगे। इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो इसका प्रोविजन करती हैं। क्योंकि देखो तमिलनाडु में आपको पता है मूवीज़ के प्रति लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तभी तो रजनीकांत की वहाँ पे इतनी ज़्यादा वर्शिपिंग होती है, मतलब उन्हें हीरो माना जाता है। काफ़ी कनेक्ट महसूस करते हैं लोग मूवीज़ के साथ। तो मूवीज़ में भी ये द्रविड़ नाडु या फिर तमिल आइडेंटिटी, इनको ना काफ़ी ज़ोर शोर से दिखाया गया है। तो लोगों के दिलो दिमाग में ये जो चीज़ें हैं ना बिल्कुल छप गई हैं कि हम अलग हैं, हम एक्सेप्शनल हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर। ये लगता है तमिलनाडु में कुछ लोगों को हम ना इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट ज़्यादा करते हैं। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा करते हैं, पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु। लेकिन जितना हम कंट्रीब्यूट करते हैं ना उतना हमें फाइनेंस कमीशन से पैसा नहीं मिलता है, जो कि देखो नेचुरल है। जो गरीब देश हैं हमारे, गरीब राज्य हैं हमारे देश में जैसे बिहार है, उनको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उनको ज़्यादा डेवलपमेंट की आवश्यकता है। अगर जितना कोई राज्य कंट्रीब्यूट करेगा उसको उतना ही मिलेगा, तो फिर तो ये हो जाएगा ना गरीब राज्य गरीब होते जाएंगे और अमीर राज्य और ज़्यादा अमीर होते जाएंगे। जबकि हमारे देश में चाहिए बैलेंस्ड डेवलपमेंट, कि जो गरीब राज्य हैं उन्हें फाइनेंस कमीशन थोड़ा ज़्यादा एलोकेट करें। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है डेमोग्राफिक फैक्टर।
अब चूंकि देखो संविधान में बोला गया है कि किसी भी राज्य की पॉपुलेशन के हिसाब से उसको लोकसभा की सीट्स मिलेंगी, लेकिन बाद में इसे फ्रीज कर दिया गया। 1971 के सेंसस के अनुसार ही अब विभिन्न राज्यों को लोकसभा की सीट्स एलोकेटेड हैं। ये फ्रीज चल रहा है 2026 तक। अगर फर्दर संविधान को अमेंड नहीं किया गया तो फिर तो 2031 के सेंसस के आधार पर लोकसभा में सीट्स का एलोकेशन चेंज करना पड़ेगा। 2031 के सेंसस के हिसाब से सीट्स देनी पड़ेगी विभिन्न राज्यों को। लेकिन ना साउथ इंडिया के राज्यों के साथ ये अन्याय होगा। अन्याय इसलिए होगा क्योंकि उन राज्यों में एजुकेशन का लेवल अच्छा रहा, तो इसलिए वहां पर पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़ी, जबकि नॉर्थ इंडिया के राज्यों में फॉर एग्जांपल यूपी में, बिहार में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अगर अब 2031 के सेंसस के हिसाब से सीट्स का एलोकेशन होता है ना, तो साउथ इंडिया के राज्यों को डर यह है कि नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स की फॉर एग्जांपल यूपी, बिहार की जो लोकसभा की सीट्स है ना, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी और हमारी कम हो जाएंगी क्योंकि हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है। तो ये कुछ फैक्टर्स हमने डिस्कस किए जिसकी वजह से अलग से देश की या फिर ज़्यादा ऑटोनॉमी की मांग की जाती है। अब आप बताइए, जल्दी बताइए, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, मतलब क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ये जो डिमांड्स हैं वो ना उठें। सबसे पहला है इफेक्टिव ऑल इंडिया सर्विस। जब देखो एक तमिलनाडु में डीएम एक सिख ऑफिसर होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो देश से संबंधित यूनिटी वाली चीज़ें होती है ना, क्योंकि हम इस तैयारी से जुड़ गए हैं तो हम चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब मिजोरम गया था ना, तो मुझे लगा जो मिजो सोसाइटी है ना, वो तो मतलब अपने आप में ही ज़्यादा मस्त है। मिजोरम में ना रिलेटिवली बाहर के लोग बहुत कम देखने को मिले और वहाँ पे कल्चर भी टोटली डिफरेंट है क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पे क्रिश्चियंस हैं। शाम को वहाँ पे थोड़ा स्नैक्स वगैरह लिए ना, तो वो जो भाई साहब थे वो लग रहे थे कि शायद नॉर्थ के हों। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब कहाँ से हो, उन्होंने जवाब दिया ना मध्य प्रदेश। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन उनसे यही था, इतनी दूर यहाँ कैसे? तो उन्होंने जवाब दिया कि बस किस्मत ले आई। तो कहने का मतलब देखो ये है, जो ऑल इंडिया सर्विस है ना, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकती है देश में यूनिटी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में यूनिफॉर्मिटी लेके आती है। इंटीग्रिटी का जो मैसेज है उसे स्प्रेड करती है देश के अलग अलग पार्ट्स में। उसके बाद नेक्स्ट है प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखो ये बात सच है, जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नेशन बनाते हैं, इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आइडिया को अच्छे से इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। विभिन्न स्टेट्स के बीच में या फिर स्टेट्स और सेंटर के बीच में जो भी इश्यूज है ना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं किसी भी एस्पेक्ट में हो, सोशल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सिविक प्रॉब्लम, सबको कोऑपरेटिवली कोऑपरेशन के साथ में सोल्व किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ कंपोजिट कल्चर। जैसे देखो एक स्कीम आती थी पहले, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अभी भी है, मतलब खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब काफ़ी समय से मैंने प्रीलिम बूस्टर नहीं डिस्कस किया ना। एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस स्कीम में क्या था, जैसे एजुकेशन टूर हुआ करते थे, हरियाणा के लोग जाएंगे तमिलनाडु में, तमिलनाडु के जाएंगे पंजाब में, ऐसे एक राज्य से टूर जाया करता था दूसरे राज्य में, ताकि एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्य के बारे में जानने का मौका मिले, इंडिया के अलग अलग कल्चर्स के बारे में पता लगे। ये भी एक तरीका है हमारे देश की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने का और देश में यूनिटी को प्रमोट करने का। नेक्स्ट है इंपावरिंग इंटर स्टेट काउंसिल। इसमें क्या है, जो रीजनल प्रॉब्लम्स है ना, उनको सोल्व किया जाए इंटर स्टेट काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर। जैसे देखो रिवर के पानी के बंटवारे को लेकर बहुत बार इशू आ जाता है, तो ऐसे ऐसे इश्यूज को ना कोऑपरेटिव मैनर में सोल्व किया जाए इंटर स्टेट काउंसिल के प्लेटफॉर्म का फायदा उठा के। तो ये हमने डिस्कस किए कुछ सजेशंस। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो मंकी पॉक्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मंकी पॉक्स, ये देखो जूनोटिक डिजीज है, मतलब एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट हुआ है। मंकी पॉक्स डिजीज का जो इन्फेक्शन है वो डिटेक्ट किया गया है गिलेरियो में, गैम्बियन पोस्ट रैट्स, डोरमाइस एक प्रकार का चूहा ही होता है ये डोरमाइस, इवन मंकीज की कुछ स्पीसीज में भी मंकी पॉक्स को डिटेक्ट किया गया है। नाम में ही मंकी है।
तो मंकी की स्पीसीज में तो होना ही था। WHO के अनुसार मंकी पॉक्स के जो केसेस हैं ना, वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के नज़दीक ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन अब देखो दूसरे देशों में भी मिल रहे हैं, और कंटेक्स्ट भी यही है कि इंडिया में मंकी पॉक्स का पहला जो केस है वो डिटेक्ट हुआ है। सिम्टम्स की बात करें, फीवर, हेडेक मतलब सर दर्द, मसल्स में पेन, पीठ दर्द और थकावट। इससे क्या हो सकता है, मंकी पॉक्स से देखो जो लिम्फ नोड्स हैं ना, उनमें स्वेलिंग आ सकती हैं। एक और डिजीज़ जिसको अक्सर मंकी पॉक्स से कंपेयर किया जाता है, स्मॉल पॉक्स, उसमें लिम्फ्स में स्वेलिंग नहीं आती है, लिम्फ नोड्स में। अब आपके मन में आया होगा ये लिम्फ नोड्स हैं क्या? ये लिम्फ नोड्स जो होती हैं ना, वो इम्यून सिस्टम का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो हमारी बॉडी को बचाती हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस से, जिनकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। बॉडी में कहाँ पर होती हैं ये लिम्फ नोड्स? ये तो देखो पूरी बॉडी में स्प्रेड होती हैं, इनका पूरा नेटवर्क होता है। ये देखिए, WHO का देखो ये कहना है कि आप ना मंकी पॉक्स को दूसरे डिजीज से कंफ्यूज मत कीजिए, जैसे चिकन पॉक्स, मीजल्स या फिर बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, स्कैबीज, सिफिलिस, इनसे मत कंपेयर कीजिए, ये अलग है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? इंक्यूबेशन पीरियड है 7 से लेकर 14 दिनों के बीच में। मतलब क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड का? जब देखो इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद कितने दिनों के बाद में सिम्टम्स देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल, इन्फेक्शन होने के 8 दिनों बाद सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो इंक्यूबेशन पीरियड तो है वो है 8 दिनों का। अगर 7 दिनों में देखने को मिलते हैं तो 7 दिनों का। अभी तक देखो कोई भी सेफ और प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है मंकी पॉक्स का, इसीलिए चिंता की बात है। इंडिया ने पहला लेबोरेटरी कंफर्म्ड इंपोर्टेड केस ऑफ मंकी पॉक्स वायरस रिपोर्ट किया केरला में। जो शख्स देखो पॉजिटिव मिला मंकी पॉक्स से, उसने खुद ही बता दिया था अथॉरिटीज़ को कि मैं यूएई में एक इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आया था और शायद मुझे इसका इन्फेक्शन हो सकता है। तो अथॉरिटीज़ को पता लग गया, उनका इलाज अच्छे से हो गया, और वो शख्स जिन जिन लोगों के टच में इंडिया में आया था उनको भी आइसोलेट कर दिया गया, ताकि फर्दर ट्रांसमिशन ना हो इस मंकी पॉक्स के वायरस का। देखो वैसे तो अफ्रीका में ही इस डिजीज़ के केसेस ज़्यादा सामने आते थे, लेकिन अब एकदम से यूरोप के दूसरे देशों में इस डिजीज़ के काफ़ी केस सामने आए हैं। पहला केस रिपोर्ट किया गया था यूके में 6 मई 2022 को। उसके बाद से तो 63 देशों में इस वायरस के केसेस सामने आ चुके हैं। यूरोप के 35 देशों में 8,238 केसेस सामने आ चुके हैं, और यूएस में 1470 केसेस सामने आ चुके हैं 14 जुलाई तक। देखो ये जो डिजीज़ था हालांकि नया नहीं है, पुराना ही है, बट जिन देशों में इस डिजीज़ के केसेस मिलते थे ना, जैसे अफ्रीका के कुछ देश, वहाँ पे भी एक साल में 100 से ज़्यादा लोगों को ये डिजीज़ नहीं होता था, मतलब वायरस नहीं फैलता था इतना ज़्यादा। बट अब जिस स्पीड से एकदम से फैला है ना, उससे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो हैरान हो गए हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि शायद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ है, उसी की वजह से इतना ज़्यादा ये डिजीज़ फैला है। और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से हुआ होगा, खास करके मैन सेक्स विद मैन, इस प्रकार का ट्रांसमिशन, इस तरीके से इस वायरस का ट्रांसमिशन हुआ होगा, तभी इतने सारे केसेस सामने आए हैं इस वायरस के। फिर कुछ और स्पेसिफिक रीजन्स दिए जाते हैं, जैसे स्पेन और बेल्जियम में ना कुछ रेव पार्टीज हुई, वो ड्रग्स लेके पार्टी वगैरह नहीं करते, तो वो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स थी। मतलब उन इवेंट से वायरस एकदम से बहुत ज़्यादा फैल गया। कुछ समय तक तो अनडिटेक्टेड ट्रांसमिशन चलता रहा, बाद में इन इवेंट्स ने ना एकदम से ट्रांसमिशन को एम्पलीफाई कर दिया। अब चूंकि देखो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है, तो कोविड-19 की महामारी ने पूरे वर्ल्ड को डराया था, इसलिए विभिन्न देश जो हैं वो सतर्क हो गए हैं एकदम से, कहीं ज़्यादा बढ़ ना जाए ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, क्योंकि पहले इस डिजीज़ के इतने ज़्यादा ट्रांसमिशन कभी नहीं देखने को मिला। फर्स्ट ह्यूमन केस सामने आया था इस डिजीज़ का 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में। उसके बाद से ये वायरस जो है वो एंडेमिक बन गया, यानी लोकल बन गया 11 देशों में। उन 11 देशों में इस वायरस के केसेस थोड़े बहुत सामने आते रहे। अब
आपको भी पता है, देखो दुनिया ऐसी है कि अफ्रीका के देशों में कोई डिजीज सामने आएगा ना तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते जब तक कि उसकी आंच अमीर देशों तक ना पहुंच जाए। तो थोड़े थोड़े केसेस जब सामने आते रहे, डेवलप कंट्रीज़ को लगा कोई खतरा है नहीं, तो ज़्यादा ध्यान दिया नहीं इस डिजीज़ पर। लेकिन अब इस डिजीज़ की चूंकि आंच डेवलप कंट्रीज़ तक पहुंची है ना, अब ज़्यादा रिसर्च होगी। कुछ फैक्ट्स तो ऑलरेडी सामने आ गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा चिंता वाले हैं। जैसे मंकी पॉक्स वाला जो ये वायरस है ना, ये म्यूटेट कर रहा है, यानी अपने आप को चेंज कर रहा है काफ़ी तेज़ गति से, जितना पहला सोचा जा रहा था। अभी जो मंकी पॉक्स के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं ना, तो वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई और जीनोम सीक्वेंसिस से पता लगा कि वायरस का एक नया क्लेड मतलब स्ट्रेन कह लीजिए, सामने आया है अर्ली मार्च में। हाल ही में एक स्टडी में ये पाया गया मंकी पॉक्स वायरस का डीएनए मिला है सीमन, सलाइवा, यूरिन, रेक्टल स्वैब्स और फीकल वेस्ट के अंदर। और अब देखो इन बॉडी फ्लड से जो वायरस है वो कितना जल्दी स्प्रेड हो सकता है। इन बॉडी फ्लड्स का जिनमें मंकी पॉक्स वायरस का डीएनए मिला है, इनका इन्फेक्शियस और डिजीज पोटेंशियल कितना है, उनको अभी स्टडी नहीं किया गया है। लास्ट में बात आती है क्या किया जा सकता है। किया क्या जा सकता है, देखो तरीका तो वही है जो कोविड-19 के दौरान हमने तरीके डिस्कस किए थे। ज़्यादा R&D होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म में केसेस को मॉनिटर किया जाए, ट्रांसमिशन की जो चैन है उसे कट किया जाए, जो लोग इन्फेक्टेड पर्सनस के टच में आए हैं उनको आइसोलेट किया जाए, ज़्यादा अवेयरनेस, यही सब चीज़ें जो हम बार बार कोविड-19 की महामारी के दौरान बोलते थे। और जिनको हुआ है उनको उनके साथ ना स्टिग्मा ना अटैच किया जाए। जैसे कोविड-19 के दौरान देखा था ना, भाई तेरे तो कोविड है, नफरत से लोग देखते थे। तो उस डर के चलते ना लोग बताते नहीं थे कि मैं कोविड इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आया हूँ या फिर मुझे कोविड के लक्षण हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि बता दिया तो लोग घृणा की नज़रिए से देखेंगे। समझ रहे हो? तो स्टिग्मा अटैच नहीं होना चाहिए किसी भी डिजीज़ के साथ में। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 2 इश्यूज़ हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।